आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, जिसके कारण सभी चीज बंद था और सबसे पहले इंस्टीट्यूट बंद था, यानी कि 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। उससे पहले से ही सभी कोचिंग क्लासेस स्कूल बंद कर दिया गया। तो सरकार की जो अभी तक नीति आई है, इस नीति में अभी किसी भी सरकार, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात किया जाए, कोई भी कोचिंग और स्कूल को खोलने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपका सिलेबस पीछा ना हो जाए, इससे आगे बढ़ाते हुए हम एक आज खूब सुंदर टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संधि। संधि जो है यह हमारे क्लास में 4th से, यानी कि 4th क्लास से ही इसे पढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और कंपटीशन में जितने भी प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होते हैं, इसमें जितने भी हिंदी से रिलेटेड परीक्षा होगा उसमें इसमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और संधि जो है वह एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसे एक ही वीडियो में समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्त तो हो जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका 3-4 वीडियो मिलेगा, आप इसे देखेंगे। तो ये कहा जाता है, तिनका तो मैं भी हूँ, तिनका मैं भी हूँ, लेकिन मेरा भी वाजूद है। हवाओं के साथ हवाओं का रुख तो बताने के काम आता हूँ। तो चलिए यहाँ देखा जाए संधि। थोड़ा ध्यान से इस बात को समझेंगे। यहाँ संधि पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बताए हैं पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि वर्ण किसे कहते हैं। और यहाँ वर्ण के साथ साथ हम लोग वर्ण के प्रकार भी पढ़े होंगे। अगर आपको ये वर्ण और वर्ण के प्रकार क्लियर होगा तो आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि संधि आपका अपना हो जाएगा। संधि देखते ही आप बता दीजिएगा कौन सा संधि है और कैसे संधि बना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्ण पढ़ना जरूरी है। तो एक बार इसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं वर्ण को, उसके बाद हम संधि की चर्चा करेंगे। तो हम लोग वर्ण का परिभाषा जानते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। और वर्ण के प्रकार भी जानते हैं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण जो होते हैं, अब स्वर वर्ण के प्रकार भी हम लोग पढ़े हैं। स्वर वर्ण के प्रकार भी पढ़े हैं कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। और वर्ण की मात्रा, ये 3 चीज, पूरा वर्ण याद नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन 3 चीज याद चाहिए। वर्ण की प्रकार, स्वर वर्ण की प्रकार और वर्ण की मात्रा। इसमें संधि में सब खेल किसका है? मात्रा का। अगर मात्रा आपका क्लियर है तो समझिए संधि भी समझ में आ जाएगा। आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में इसको हम बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है मेल, मिलान, जोड़। संधि को आप मेल कह सकते हैं, मिलना कह सकते हैं, चाहे मिलान कह सकते हैं, और या इसे हम जोड़ कह सकते हैं। संधि की हम लोग परिभाषा देखते हैं कि संधि की परिभाषा बहुत ही आसान है। बातों बात में आपको संधि की परिभाषा याद हो जाएगी। यहां देखेंगे संधि की परिभाषा, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बात ध्यान से समझेंगे। देखेंगे यहाँ 2 वर्ण का मेल होगा, अब मेल होने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि। यहाँ एक शब्द आया निकटवर्ती और उसके बाद यहाँ एक शब्द आया विकार। अब आखिरकार यह है क्या? तो देखेंगे निकटवर्ती जो है इसका मतलब होता है पास, पास।
अब पास पास यानी कि क्या, तो यहां देखा जाए, आपको एक उदाहरण हम समझा रहे हैं। जैसे एक संधि देख रहे हैं, हिम जोड़ आलय। अब यहाँ इसमें एक चीज देखेंगे कि पास पास और निकटवर्ती से मतलब क्या है। देखिए संधि में वर्ण तो हम लोग को क्लियर हो गया है, और वर्ण में सबसे महत्वपूर्ण बताए थे कि मात्रा का होना चाहिए। संधि में और किसी से मतलब नहीं रखना है। जैसे गांव में देखते हैं कि गांव के लोगों से उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन जो पटीदार होते हैं, जो खास पटीदार होते हैं, जो सटे रहते हैं, उनसे कुछ ज्यादा मतलब होती है, क्योंकि उनसे हमारे जमीन जायदाद सबसे रिलेशन होता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी देखना है। तो यहाँ देखिए निकटवर्ती यानी कि यहाँ ये म और ये अ, ये दोनों पास है, तो हमें संधि में इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जो पास होगा, जो निकट होगा। तो यहां देखेंगे कि म है, तो यहाँ म में सबसे पहले हम मात्रा निकालने का काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा अ, और इसके पास क्या है आ। तो यह दोनों निकट है, इस दोनों को हम ले लेते हैं। उसके बाद कहता है कि विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। अब कहने का मतलब कि जब ये दो निकटवर्ती वर्ण हमें मिल जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो अब परिवर्तन क्या होगा, तो देखेंगे कि यह ही है, तो इसको हम कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसे रहने देंगे। और यहाँ एक नियम आता है, इस नियम को अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो अ और आ हुआ, ये दोनों मिलकर और आ बना। अब कैसे बना, तो हम जानते हैं कि दीर्घ मतलब, आप लोग भी अगले वीडियो में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ट्रिक के साथ आपको बताएंगे कि दीर्घ स्वर संधि कहता है कि जब भी हर्षव और दीर्घ आपस में मिलता है तो ये दीर्घ का निर्माण करता है, और जब आ हुआ तो हम इसके मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो आ का मात्रा यही हुआ, तो यहाँ हम म लिख देंगे, इसमें से अ निकला हुआ है, और यहाँ मात्रा लिख देंगे, और इधर क्या बचा लय, तो हिमालय। यहाँ देखिए कुछ परिवर्तन हुआ। अब यहाँ परिवर्तन यही हुआ कि यहाँ से अ निकला और यह आ, ये दोनों मिलके सिर्फ एक किसमें बदल गया, मात्रा में। तो ये हमारा क्या हो गया, हिमालय। तो हमें यहाँ सोच रहे हैं कि संधि का परिभाषा अब क्लियर हो गया होगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती का मतलब होता है पास पास। संधि में एकदम कंसेप्ट इतना समझिए, कुछ नहीं समझना है। परिभाषा को भी फेंक दीजिए, परिभाषा भी दिमाग में से निकाल के फेंकिए अभी 2 मिनट के लिए, ये ना कि झिन्नी भर के लिए फेंक दीजिए, 2 मिनट के लिए फेंकना है। अब इतना समझ जाना है कि संधि मतलब पास पास, मेल कर देना है, जोड़ देना है। अब वही थोड़ा सा बात आ जाए संधि विच्छेद, यानी विच्छेद मतलब बिछो, अलग कर देना। अगर संधि के में अगर जहां भी अलगाव का बोध होने लगा, अलग होने का भाव आने लगा, तो समझ जाएंगे कि वहां संधि विच्छेद कहा जा रहा है। तो देखेंगे संधि विच्छेद यानी कि विच्छेद का मतलब अलग करना, अलग हो रहा है ना। अब किसी भी चीज को हम अलग कर लेंगे तो उसे बिच्छू होगा। तो संधि के द्वारा जो शब्द बनते हैं, अब संधि के द्वारा जितना भी शब्द बन जाएगा, उन शब्दों को अलग अलग करके अगर लिख दिया जाए तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। इतना भी समझ में नहीं आया है संधि विच्छेद का परिभाषा, तो इतना जानिए कि मान लीजिए कि कोई संधि हुआ, जैसे मान लीजिए कि अभी हम हिमालय का संधि विच्छेद किए थे, हिमालय का संधि विच्छेद किए थे ना, तो ये हमारा संधि हो गया। अब इन संधि में हम वर्णों का मिलावट समझेंगे कि कौन से वर्ण मिलाया गया है। अब वर्णों के मिलावट को समझकर इन दोनों को जब हम अलग अलग कर देंगे तो यह संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कौन से वर्ण का मिलावट है, बीच में देखेंगे निकटवर्ती में, तो यहाँ आ का मिलावट है, और यहाँ देखेंगे कि म में किसका है, अ का। तो इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे कि हिम जोड़ आलय। विद्या होगा तो विद्या जोड़ आलय, विद्यार्थी होगा तो विद्या जोड़ आर्थी, विद्यालय होगा तो विद्या जोड़ आलय। यानी कि अब इसे हम अलग अलग कर दिए तो ये हमारा संधि विच्छेद हो गया। तो देखिए यह संधि हो जाएगा और यह संधि विच्छेद हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। तो यहां से देखिए परिभाषा सब भुला दीजिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और जब संधि में वर्णों के मिलावट को समझकर और दो पदों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। अब क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार के होते हैं।
तो चलिए यहाँ देखते हैं संधि के भेद। अब देखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन जाता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ये बात एकदम दिमाग में रख लेना है और दिमाग में रख के परीक्षा में एकदम ठोक देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना है नहीं। समझ में आया ना। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है कि सिलेबस खत्म नहीं होगा, आप कॉल करके परेशान करना एकदम बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। सरकार है, सरकार की नीति देखिए, यह खास करके बिहार बोर्ड है, यह कब क्या करेगा आपको 1-2 साल पहले की बात बता रहे हैं कि उसमें कोई भी सिलेबस का शेड्यूल नहीं था। 1 साल पहले से हम लोग पढ़ा रहे थे। अचानक सितंबर में आता है कि आप पैटर्न की परीक्षा का पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया, उसमें कुछ परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया। तो देखिए सरकार को कम से कम अगर इंस्टीट्यूट नहीं खोलना है तो विद्यार्थी की संतुष्टि के लिए कम से कम उसे यह बात अभी से क्लियर कर देना चाहिए कि आपका एग्जाम, आपका जो परीक्षा है वो फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, कब होगा इसे क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन सरकार अब एकदम कुछ नहीं बोल रहा है। अभी चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव भी है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही टेंशन ना ले। आपका परीक्षा फरवरी में नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। अगर होगा भी तो 24 घंटा अपना समय रहता है, जिसमें जो क्लास 1 घंटा चलता था वो 2 घंटा चलेगा, संडे को बंद रहता था, संडे को चलेगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं कि सिलेबस खत्म नहीं होगा। आर.के. सिंह का वादा है, सिलेबस 101% खत्म होगा। आप बिल्कुल समझ और ट्रिक के साथ। तो यहाँ देखेंगे तो 3 प्रकार, कंजी के 3 प्रकार, संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के, 3 गो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि में, स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वर वर्ण आपस में मिले, जब 2 गो स्वर वर्ण आपस में मिलेगा तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर देखेंगे कि अ आ जो होता है वह स्वर होता है, मतलब कहने का मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे और उसमें किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाए तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जब हम किसी वर्ण का सहायता लेंगे तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे, तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लेंगे। तो देखेंगे स्वर प्लस स्वर, तो जब भी देखेंगे कि जो निकटवर्ती होगा वह इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा, तो कौन संधि हो जाएगा, स्वर संधि। बहुत आसान ट्रिक है, एकदम ध्यान रखिएगा कि दोनों निकटवर्ती, दोनों जो पास होगा, यानी कहने का मतलब कि जो दोनों पटीदार के धन बराबर होई ना, तो जब दोनों पटीदार के पदरा बराबर हुई तो का हो जाए, केहू से केहू झगड़ा ना करी, ना तो एगो कमजोर हो एगो बरियार हो तो रोज पटकी ओकरा के, बात कि ना सही। तो कहने मतलब कि जब दोनों बराबर हो जाए एकदम, तनियो से कम बेस ना होके चाहिए, तो का हो जाए, स्वर हो जाए। यानी कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। तब जब दोनों तरफ स्वर हो जाएगा तो कौन संधि हो जाएगा, स्वर संधि। जैसे मैं यहाँ मान लीजिए कि ई हो जाए, इधर भी ई हो जाए, यहाँ ए हो जाए, इधर भी ए हो जाए, तो जब ए हो जाएगा दोनों तरफ स्वर तो कौन संधि हो जाएगा, स्वर संधि। तो क्लियर हुआ कि जब 2 स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि जो होता है यह 5 प्रकार का होता है। बात यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बना, संधि कितने प्रकार के, 3, और स्वर संधि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे यहाँ व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, तो या तो व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा। जैसे देखिएगा कि क, यह व्यंजन हो गया, हुआ ना, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए, चाहे किसी भी वर्ण की सहायता ली जाए, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो क हो गया, तो निकटवर्ती इधर भी क हो गया, मान लीजिए इधर ग हो गया, इधर मान लीजिए ग हो गया, तो इधर मान लीजिए प हो गया, यानी कि दोनों तरफ व्यंजन हो। पहला, अगर दोनों तरफ व्यंजन नहीं होगा, एक तरफ मान लीजिए कि व्यंजन हो गया और एक तरफ स्वर हो गया, बात समझे, या एक तरफ मान लीजिए कि स्वर हो गया और दूसरे तरफ व्यंजन हो गया, तो कहते हैं व्यंजन संधि में कि यदि व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी कि व्यंजन व्यंजन से मिले या
व्यंजन स्वर से मिले या स्वर व्यंजन से मिले और ये सभी वर्ण मिलने से, सभी अक्षर मिलने से जो परिवर्तन करेगा उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ देखिए फिर से आपको बताते हैं कि व्यंजन में यह व्यंजन हुआ तो व्यंजन और व्यंजन से मिलेगा, या व्यंजन स्वर से मिलेगा या स्वर व्यंजन से मिलेगा। अब आपको व्यंजन संधि क्या होगा। अब व्यंजन संधि जो होते हैं इसके प्रकार नहीं होते हैं, इसके नियम होते हैं। इसके क्या होते हैं, नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं इसके। अब हुआ विसर्ग संधि की बात करते हैं। देखिए कि ये जो चिन्ह होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग। तो विसर्ग के साथ जब किसी व्यंजन या विसर्ग के साथ जब किसी स्वर का मेल होता है और जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ देखिए विसर्ग हो गया, इसके साथ व्यंजन लग जाएगा, ऐसे यहाँ जो भी परिवर्तन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अब यहाँ देखिए स्वर में, अब स्वर में यहाँ देखिए विसर्ग के साथ, अब विसर्ग के साथ यहाँ कोई स्वर आ जाए, स्वर आने के बाद जब इसमें कोई परिवर्तन होगा तब यह क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सोचने वाली बात तो है नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी किसी को लाभ मिले। कहा जाता है कि खुदी को कर बुलंद, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राज क्या है। कहते हैं खुदी को कर इतना बुलंद कि तकदीर से पहले खुदा बंदा से पूछे कि तेरी सफलता की या तेरी बुलंदी की राज क्या है। धन्यवाद।